Hello student, welcome back once again in our chemistry class. As you know that we were doing with chapter number 2, acid, base and salt. In acid, base and salt, we have discussed few things in our previous classes. And those things are overview of acid, overview of base, overview of indicators. ये सब हमने पहले देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस, छोटी छोटी बातें उनके बारे में जानी। उसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड था वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। अब हम सेकंड एक तरीके से इसका सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पहले हम एसिड को पढ़ेंगे, फिर बेस को पढ़ेंगे, फिर उनके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर यूनिवर्सल स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन सॉल्ट एंड सम यूजफुल कंपाउंड्स आल्सो। कुछ ऐसा एक स्टार्टिंग में ही ओवरव्यू दे दिया गया था चैप्टर का, और साथ साथ में बताया गया था पिछले वीडियो में कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाली हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज एसिड्स थी वो हमने डिस्कस किया। अब जो हम बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं बेसिस के बारे में। तो अब भाई बेसिस क्या होते हैं, नॉर्मली तुम्हें पता ही है कि बेटर टेस्ट होगा, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। OH नेगेटिव आयन को हम हाइड्रोक्सी आयंस कहते हैं। ये कुछ बातें तो हमें पता थी क्या, मगर फिर से वही बात सामने आती है कि सिर्फ इतनी बातें बेसिस को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट है नहीं। है प्रॉपर्टीज के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उनका रोल होने वाला होता है, ये पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुके थे। तो फिर भी हम एक बार फिर से बेस के बारे में स्टार्टिंग से जान लेते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस का जैसे कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे सारी चीजें लिखी वही है जो पिछले वीडियोस में हम बता चुके थे। बस एक नोट्स बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिख देता हूँ, ताकि आप लोग उसमें देख के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना पाओ। जो सुनते हो उससे भी नोट्स बन सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों का कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि वो रिकॉर्डेड से कुछ अपने माइंड के व्यूज उसमें डाल के नोट्स बना सके, लेकिन कुछ का होता है जो चीज़ों को अपने माइंड में बहुत देर तक रख सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है वर्क। बट चलो बेसिस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्केलीज कहते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। भाई हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन वाटर में जब बेस को डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने कहा था ऐसे, ये अरेनियस ने डेफिनेशन दिया था, लास्ट वीडियो में बताया था। क्योंकि सारे के सारे कंपाउंड्स को तो टेस्ट कर नहीं सकते, कुछ कंपाउंड का कोरोसिव नेचर होता है, जला देता है भाई। एसिड का भी होता है, बेस का भी होता है, तो टेस्ट तो कर नहीं सकते थे। तो उस केस में क्या किया कि बेस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, देख लिया। लेकिन कभी वाटर भी ना हो, लिटमस भी ना हो, फिनोक्सिलिन भी ना हो, मिथाइल ऑरेंज भी ना हो, तब कैसे पता लगाओगे कि ये बेस है? उस टाइम पे हम प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे ये काम करेगा, किस किस कंडीशंस में कैसे बिहेव करेगा। उस केसेस में हम देखते हैं ये कंपाउंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यानी उसके प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं। और अगर वो उसकी प्रॉपर्टीज बेस की तरह निकली तो हम कहते हैं ये बेस है, अगर एसिड की तरह निकले तो हम कहेंगे ये एसिड है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। थोड़ा सा आगे बढ़ने के चक्कर में अब देखो भाई, अब होता क्या है कि बेस में एक चीज कॉमन होती है कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ये सारी बात सभी बेसिस में कॉमन होगी कि जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करने वाले। लुइस एसिड, लुइस बेस में OH नेगेटिव का कहीं रोल नहीं होता, वो फर्दर क्लासेस में बातें करेंगे, और लास्ट में भी लुइस एसिड, लुइस बेस का एक एग्जांपल दे दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग कि वाटर है तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा ही करेगा भाई। अब होता क्या है कि हम कहते हैं ये डाइल्यूट बेस है, ये कंसंट्रेटेड बेस है। तो हमने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया कि सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होता है यहाँ पे। सॉल्यूशन दो चीजों को लेके बनता है हमेशा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट हमेशा यहाँ पे वाटर रहने वाला है, क्योंकि वाटर में ही बेस को मिक्स करेंगे। तो सॉल्यूट का अमाउंट भाई कम भी हो सकता है, यानी लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। अगर लेस है सॉल्यूट का अमाउंट तो इसका मतलब क्या है कि वाटर में हाइड्रो ऑक्सी आयन कम होंगे। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वाटर में हाइड्रो ऑक्सी आयन ज्यादा होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अगर हम डाइल्यूट बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे होने वाली है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन लेस होने वाली है डाइल्यूट बेस में, और यहाँ पे मोर होने वाली है। भाई जितना ज्यादा उसमें बेस डालोगे उतना ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, जितना कम रखोगे उतना कम OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा वहां पर से। तो इस बेसिस पे हम क्या लेते हैं, देखो वाटर सारे के सारे OH नेगेटिव तो रिलीज करेगा ही करेगा, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव उसमें डाल रहे हो आप लोग। सपोज मैं कह रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर है, मैंने इसमें 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो एक ही OH नेगेटिव आयन मिला। यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो सॉल्यूट के अमाउंट लेस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैंने 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो यहाँ पे मेरे को 2 OH नेगेटिव प्रेजेंट होंगे वाटर में। तो OH नेगेटिव आयन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है व्हेन एडिंग द सॉल्यूट। सॉल्यूट इज बेस ईयर। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड बेस, और कंसंट्रेटेड बेस का क्या मीनिंग होगा, इन टर्म्स ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता रहेगा वाटर में। अगर कंसंट्रेशन कम है तो, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर में OH नेगेटिव की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ तक कि ये जो कॉमन चीजें वाली बातें थी जो एसिड में भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन फिर वही होता है कुछ बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम एक बार फिर से चीजों को बता देते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम एक चीज को एक बार पढ़ लें और फिर रिलेट करना सीख जाएं तो इजी हो जाता है सीखना, लेकिन जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उनके लिए ये चीज दोबारा बता दी गई है। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हमने बात कर दी है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जब फर्स्ट प्रॉपर्टी को वो हम रीड करेंगे, वो हमने उसका फिजिकल बिहेवियर देखा, अब हम केमिकल बिहेवियर देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें कि बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, तो जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट यहाँ पे से क्या होता है, फॉर्म होता है। सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है। इसका अगर कोई हम एक केमिकल इक्वेशन के साथ बात करें, इतना ध्यान रखना सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ओनली फ्यू या सम, कुछ ही मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सभी नहीं करते हैं। इसका भी एक रीजन है, तो वो रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। सपोज एक पहले इसका एग्जांपल चेक करते हैं, एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो जाएगा हमारे पास। ये इसका एक फॉर्मूला टाइप है, इसको हमें याद रखना है। हाइड्रोजन गैस यानी H2 क्या बच जाएगा बताओ फिर, सोडियम जिंकेट बच जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। Na के 2 हैं, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। कुछ ही मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, रीजन क्या है इसका, देखो भाई रीजन है यहाँ पे जो मेटल है ना ये ऑक्साइड के साथ अटैच है, और हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बन के रहना पसंद करते हैं। मेटल पॉजिटिव है लेकिन वो सोडियम वाला है। ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है जिसको हम बेस कह रहे हैं, भाई ये मेटल हाइड्रोक्साइड ही तो बेस होता है। तो ये हमेशा मेटल की तरह ही रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है।
सोडियम की वैलेंसी यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव में है, तो थ्रू आउट द रिएक्शन ये पॉजिटिव ही रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होने वाला। लेकिन जिंक क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है। जिंक यहाँ पे न्यूट्रल है। जब ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ तो इसने यहाँ पे से फॉर्म कर दिया जिंकेट, और जिंकेट पे चार्ज आ गया 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव चार्ज आ गया है जिंकेट पे। ठीक है, जिंकेट पे जब 2 नेगेटिव चार्ज आया तो बन गया है जिंकेट। और अब सोडियम के बारे में बात आई। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी पहले से ही प्लस थी, तो यहाँ पर भी प्लस, ये 2 एटम यूज हुए यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। तो ये बहुत इजीनेस थी। तो इसकी वजह से कुछ ही मेटल, जो मेटल, ध्यान देना, जो मेटल मेटल ऑक्साइड का नेगेटिव आयन फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं, जो मेटल मेटल ऑक्साइड का नेगेटिव आयन, मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं, ध्यान रखना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है पर न्यूट्रल है। तो जो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड का नेगेटिव आयन रखने की एबिलिटी रखते हो, ऐसे मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल अगर हम और देखें यहाँ पे, तो देख सकते हैं टिन का, देख सकते हैं टिन सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको भी NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, इसका भी यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा दो और बन जाएगा सोडियम स्टेनाइट। इसको हम कहते हैं स्टेनाइट। तो यहाँ से जो बन जाएगा सोडियम स्टेनाइट बन जाएगा, फिर से वही बात होती है। ठीक है, तो यही एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। इसी वजह से कुछ ही बेस, या हम कहेंगे कुछ बेसेस उसमें से रिएक्ट कर पाते हैं। अब सर बोलेंगे कि इसमें से पता कैसे लगता है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो इसके लिए एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। भाई कुछ ग्रेनुअल्स ले लो जिंक के, एक बीकर में, जिंक के कुछ हमने ग्रेनुअल्स लिए बीकर में, और इसमें हमने धीरे धीरे करके बेस को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये होगा हमेशा एक्वस में, तभी जाके वो आयनाइज होगा। एक्वस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्वस। यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस हमने ग्रेनुअल्स ऑफ जिंक में ऐड करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। वहां पे क्या देखा, अब ट्यूब को गर्म करेंगे, तो ट्यूब को गर्म करने के बाद देखा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो चुकी है। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने का पता कैसे लगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है? पता लगा क्योंकि जो हमने उसके ऊपर बाहर एक कैंडल रखी थी, उसमें फायर उसमें आ गया है, और जब भी कैंडल में फायर आएगा तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हुआ है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू पता चला कि जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करते हैं, वहां से इवॉल्व करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये एक पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी बेस की। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, एक्शन विद एसिड। ये एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम है भाई। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन, याद है स्टार्टिंग का वीडियो, इनो 6 सेकेंड, ये वही रिएक्शन है यहाँ पे। इसको हम एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ सकते हैं, बेस की प्रॉपर्टी में भी पढ़ सकते हैं। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। सॉल्ट एंड वाटर क्यों फॉर्म करते हैं उसके पीछे का रीजन अभी देख लेते हैं। होता क्या है, एक एसिड ले लेते हैं, कोई सा भी एसिड हम ले सकते हैं, कोई सा भी एक एसिड ले लो भाई, और कोई सा भी एक बेस ले लो, फिर उनका एक आपस में रिएक्शन करवा दो। तो एसिड ले लेते हैं HCl, बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, करवा दो रिएक्शन, भाई बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। नाउ टाइम टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 एटम 1 सोडियम ऑफ क्लोरीन, सोडियम सोडियम, ठीक है, पूरा बैलेंस है भाई, पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अब होता क्या है अगर हम इनको आयनाइजेशन करें, क्योंकि ये वाटर मीडियम में प्रेजेंट होते हैं भाई। वाटर मीडियम में HCl का काम है H पॉजिटिव रिलीज कर देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम है OH नेगेटिव रिलीज कर देना। यही हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। होगा क्या,
H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव ऑलवेज गिव्स वाटर, ये ही रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे कभी भी कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तभी जाके वो कंप्लीटली कंबाइंड हो पाएंगे। जैसे नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अगर हम बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो इसी वजह से कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाएंगे, कंप्लीटली कंबाइंड होकर वाटर का फॉर्मेशन एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 के बारे में बात कर रहे हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्शन तो वही होने वाला है, H2O प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट एंड वाटर हमें गिवन होने वाला है यहाँ से। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर कभी भी एक भी इनमें से वीक हो, या तो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ या तो एसिड वीक हो या बेस वीक हो, तो उस केस में ये जो रिएक्शन होती है ये पार्शियल रिएक्शन होती है, कंप्लीट कंबाइन रिएक्शन कभी नहीं होगी, पार्शियल कंबाइन होगी। अभी के केसेस में जब भी दोनों स्ट्रांग होंगे तो कंप्लीट कंबाइन होगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके ही फास्टेस्ट केमिकल रिएक्शन करते हैं, और ये कौन कौन है ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। हम देखते हैं कि बहुत सारों को एसिडिटी होने लगती है, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। मैंने टीथ का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। कोरोजन, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। तो एसिड और बेस यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वास्ट। बट अगर एक भी वीक होगा तो जो रिएक्शन होगी वो पार्शियल होगी, बाइस्ड रिएक्शन होगी, कंप्लीट कंबाइंड नहीं हो पाएगा। कंप्लीट कंबाइनेशन के लिए एसिड का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है और बेस का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हम इसको फिर से एक बार दोबारा से हम इसको देखेंगे, जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अभी हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखना चाह रहे हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अगली बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में एक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जैसे अभी हमने बात करा नॉन मेटल ऑक्साइड ही तो था, ZnO2। नो 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 नो, ये मेटल ऑक्साइड था, सॉरी। नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ इसको मत कंसिडर कर लेना, ये बाई मिस्टेक मुंह से निकल गया। नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लेते हैं एक्वस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, तो ये भी हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से वीडियो पॉज करके एक कंक्लूजन निकलता है, वो सोचना है आप लोगों ने कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है। यहाँ पर से एक बहुत ही बढ़िया बात निकल रही है नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बताओ जल्दी से। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। अब ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है सर, तो कैसे शो कर रहा है? देखो भाई, सॉल्ट एंड वाटर अगर बेस किसी के साथ देगा तो वो एसिड के साथ ही देगा, इतना तो हमें पता है। पर ये बात भी हमें पता थी कि अगर एसिड है तो हाइड्रोजन रिलीज करना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, पर इसमें तो नहीं है। एक वर्ड हमने बताया, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। यही लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्रिएट होता है, जो हम सीखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड में, तभी भी एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। ऐसे ही कुछ बेसिस होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी आयन नहीं होगा लेकिन वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा।
उस केस में क्या होता है, यही होता है कि लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ता है, जो कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हम ये चीजें सीखने वाले हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेसिस की। ज्यादा इसमें बेसिस की प्रॉपर्टीज है नहीं, ज्यादा प्रॉपर्टीज हमारे पास एसिड्स की ही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें ही हमने बेसिस की भी प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस कर लिया था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। अब जस्ट लाइक एसिड, भाई जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होने पे OH नेगेटिव आयन कंप्लीटली रिलीज कर देगा, वो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। कंप्लीटली आयोनाइज्ड कब होगा, जब बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करते लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन अगर रिलीज कर रहा है, लार्ज अमाउंट मतलब कंप्लीट, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर पार्शियल आयोनाइज्ड हो रहा है, लेस अमाउंट में अगर OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है, तो हम कहेंगे ये वीक बेसिस है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? तो अभी बताया, जो स्मॉल एक्सटेंट में वाटर रिलीज करेगा वो होगा वीक बेस। जो लार्ज अमाउंट में वाटर में OH नेगेटिव रिलीज करेगा, हाइड्रोक्सी आयन रिलीज करेगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। होता कैसे कुछ अगर हम बात करें तो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होता है, वाटर में जाने में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, बट ऐसे इक्वेशन से तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, इनके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ये बेसिकली वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। डेफिनेशन से हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं कि वाटर में जो OH नेगेटिव आयन लार्ज अमाउंट में रिलीज करेगा, उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। जो लेस अमाउंट स्मॉल एक्सटेंट में रिलीज करेगा, वो होगा वीक बेस, हाइड्रोक्सी आयन। जस्ट लाइक एसिड, एसिड में क्या होता था कि जो H पॉजिटिव आयन ज्यादा रिलीज कर देता था, OH यहाँ पर क्या होगा, जो OH नेगेटिव आयन ज्यादा रिलीज करेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में भी बातें करेंगे एडवांस क्लासेस में। ठीक है, यही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस है हमारे पास। यहाँ पे कुछ एक लिस्ट रेडी किया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एसिड्स के कुछ नेम है, हमने बात करी थी मिनरल एसिड्स हमेशा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उनमें से ये कुछ स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कुछ बेसिस के बारे में बात करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग है नेचर में, बाकी ये वीक हैं। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक क्यों है, क्योंकि ये लेस अमाउंट में हाइड्रोक्सी आयन वाटर में जब इसको डिसॉल्व करते हैं तब रिलीज करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हम आता है एसिडिटी ऑफ बेस। अच्छा, हमने याद करो पिछले वीडियो में क्या सीखा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसका क्या मतलब था कि भाई वाटर में जब एसिड रिलीज डिसॉल्व होता है तो वो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करता है उसको ही कहते हैं हम बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर एक कर रहा है तो मोनो बेसिक, दो कर रहा है तो डाई बेसिक, तीन कर रहा है तो ट्राई बेसिक। हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात कर रहे हैं। एसिडिटी ऑफ बेसिस भी उसी की तरह डिफाइन होता है। डेफिनेशन वहां पे लिखवाया था, यहाँ पर भी बता देते हैं। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप present in the base which can release when dissolved in water is termed as acidity of base। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने भी होंगे वो जितने भी रिलीज करेंगे उनको हम बेस कह देते हैं। जैसे अगर हम बोले कि मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा, आप बोलोगे सर दो रिलीज करेगा, तो यानी ये हो गया डाई एसिडिक, ये हो गया डाई एसिडिक बेस। मैं कहूंगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो ये करेगा एक रिलीज, ये हो जाएगा मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, ये टर्म्स होता है एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड के लेके। तो आज के लिए बस इतना ही।
यूजेस और हम बता देते हैं, ये कुछ बेस के यूजेस हैं जो हम पूरे अपने थ्रू आउट वीडियो में स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहे हैं। ये सिंथेटिक फाइबर को रेयन कहते हैं, उसमें भी बेस यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट लाइम व्हाइट वॉश में यूज होता है, हमने देखा था। एंटी एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है बहुत एसिड को स्टोमक में। तो हमने बात करी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टोमक में प्रेजेंट होता है HCl, ये होती है बहुत फास्ट रिएक्शन। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे यूजर्स लिखे हुए हैं, इनको हम नोट्स कर लेंगे और पढ़ लेंगे। तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही, यूजर्स ऑफ बेसिस तक। अगले लेक्चर में बात करेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। टिल देन थैंक यू।